इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वैसे हमने उधर जाके रियल एनालिसिस में भी डिस्कस करना है और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको, वहाँ पे अगर आया तो दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें फ़र्स्ट काइंड हम किसको कहते हैं? अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ़ एनी वन ऑफ द लिमिट्स बिकम इन्फिनिटी, अगर दोनों लिमिट्स में से कोई एक अगर लिमिट ही इन्फिनिटी हो तो उसको हम इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। सेकंड काइंड में क्या आ जाता है कि अगर जो लिमिट्स हमें गिवन है उनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट होगा, डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू a और x इज़ इक्वल टू b। अगर इन दोनों में से किसी एक पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें बहुत से ट्रिवियल से जो क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट मेथड में सॉल्व हो सकते हैं उनको आप लोगों को ज़रूर माइंड में होना चाहिए। सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी e पावर ऑफ -x dx। इन चीज़ों को हमने डिटेल में जाके उस कैलकुलस में भी रियल एनालिसिस में भी फिर से डिस्कस करना है। यहाँ पे भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे इसकी थ्योरम्स हमने डिस्कस करना है, यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो इन्फिनिटी है उसको हम एज ए नंबर नहीं कंसिडर करते, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इसको एज ए कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं। तो जब भी इन्फिनिटी को हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हम अप्रोचिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ये यहाँ पे मैंने लिमिटिंग अप्रोच इन्फिनिटी, ये नहीं करना कि यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट कर देना है, लिमिट में हमने नहीं इसको ऊपर कंसिडर करना, लिमिट टी इस तरह करके इसको कंसिडर करना है, e पावर -x dx। तो इसको सिंपली आप क्या करें, इंटीग्रेट कर लें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये -1 e पावर -x आ जाएगा और लिमिट्स इसकी आ जाएंगी 0 टू t। अब अपर लिमिट जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो वो आ जाएगा e पावर -t और लोअर लिमिट इसके साथ -1 भी आएगा और ये प्लस हो जाएगा e पावर 0। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आगे मैं भी बुक से डिस्कस करूंगा आपके साथ। लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब देखें नेगेटिव पावर को हम पहले क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल में लेके जाते हैं, e पावर t प्लस 1। अब इसमें अब लिमिट हम इसकी अप्रोच कराएंगे, जब इसकी लिमिट अप्रोच कराएंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, -1 ओवर मैक्सिमम जो है वो 0 हो जाता है, 0 + 1 और इसका आंसर अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। ये जो है ये क्योंकि इसमें एक लिमिट जब इन्फिनिटी हो रही थी, ये फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड के इंटीग्रल की एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सपोज आपके पास है इंटीग्रल 0 टू 1 ओवर 1 - x स्क्वायर रूट, x स्क्वायर रूट आ जाए, -x स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो ओवरऑल फंक्शन है, ये फंक्शन 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, ये फंक्शन जो है 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये कंसिडर करना है लिमिट t अप्रोचेज 1 इंटीग्रल 0 टू 1 और इसको आपने सिंपली इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेशन के जो तमाम रूल्स हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है जी।
इसमें मैं जो बुक से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। इसमें जो एस एम यूसुफ की बुक है उसके अंदर इसका था, एक मिनट, एस एम यूसुफ की बुक इनमें से कौन सी है ये देखनी पड़ेगी। इसका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.3 थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत साथ डिस्टर्बेंस हो आवाज़ में, बट थोड़ा सा मैनेज करें। मैं घर पे हूँ तो वहाँ पे तो लैब में था तो डिस्टर्बेंस नहीं होती। फाइव चैप्टर, हाँ जी 5 चैप्टर को देखना है। ये तो आपको पता है कि सेकंड ईयर का तमाम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वही रूल जो सेकंड ईयर में आप इंटीग्रेशन के पढ़ते हैं इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 5th चैप्टर में मैं कुछ चीज़ें देख रहा था। हाँ, ये इसमें मैं 1-2 चीज़ें ग्रुप में भी शेयर करने लगा था, लेकिन अभी याद आ गई, चलो यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि ये रूल्स ज़रूर याद रखें इस इंटीग्रेशन के। सम टाइम वो रूल्स यूज़ करते हुए आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। अब इसमें मैं जूम इन कर देता हूँ। जूम इन किस पे इसमें से, यस, क्वेश्चन नंबर, ये जो थ्योरम नंबर 5.9 है ये वाला, ये देखें 0 to a, अगर अपर लिमिट जो हमें गिवन है वही हम उसके फंक्शन के अंदर उसमें से a माइनस एक्स कर देते हैं तो दोनों का इंटीग्रल जो है वो इक्वल आएगा। इसी के नीचे हाँ, इसी के नीचे एक और रिज़ल्ट गिवन है थ्योरम 5.10। आप लोगों को नज़र आ रहा है ऐसे? जी सर, नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं जूम इन ना करूं। ये देखें जो 5.10 है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 5.10 में क्या है, 0 to 2a अगर आपके पास लिमिट है तो उसको आप पहले तो ब्रेक कर सकते हैं इस तरह करके 0 to a। एक में आप f ऑफ x ले सकते हैं, दूसरे में f ऑफ 2a माइनस एक्स कंसिडर कर सकते हैं। लेट कमर्स, इधर से ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो तो दोनों जो ये इंटीग्रल है 0 to 2a, वो इंटीग्रल जो है वो 2 टाइम्स इसके इक्वल हो सकता है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर 2a उसके अंदर पुट करने से 2a माइनस एक्स करने से माइनस f ऑफ x हो जाए तो वो जो है उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। तो 2 रिज़ल्ट्स आपको आगे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर कोई MCQ टाइप इसका क्वेश्चन आ जाए तो। इसमें ठीक है जी। अब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे मैं जाना चाह रहा हूँ जो इसके बाद 5.3 आ जाती है। ये भी चीज़ें मैं आपको 2-3 डिस्कस कर चुका हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चन बस आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to एग्जाम्पल नंबर 12, इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी 1/x²। दिखाने का मकसद ये है, हो सकता है आप लोगों को बहुत इजी लगते हों, बट मैंने ये क्वेश्चन बहुत आम जगहों पे देखे हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ कि कितने अहम क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जब मैंने एमफिल टेस्ट दिया था कायदे आज़म का तो ये वहाँ पे आया था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब गैमा फंक्शन
डिस्कस करते हैं गैमा फंक्शन भी, इसके भी एमसीक्यूज शॉर्ट बन सकते हैं। गैमा फंक्शन क्या है? टी पावर एक्स माइनस वन ई पावर माइनस एक्स, डिफरेंट नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग गैमा फंक्शन डिफाइन किया गया है। गैमा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी पावर एक्स माइनस वन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना, इसको एक मिनट, सॉरी इसमें वो वेरिएबल मैंने गलत यूज़ कर लिया। टी पावर इसको किसी भी एक्स स्पेस को इवेल्युएट किया जा सकता है। अब इसके लिए उसने आगे रिज़ल्ट भी प्रूव किया हुआ है कि रिज़ल्ट क्या है कि एक्स गैमा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है गैमा ऑफ एक्स प्लस वन। इसमें उसने जो है ये भी इवेल्युएट किया हुआ है कि गैमा ऑफ वन जो है वो इक्वल टू है वन के। सिमिलरली आप गैमा ऑफ टू को क्या लिख सकते हैं? गैमा ऑफ टू को आप लिख सकते हैं गैमा ऑफ वन प्लस वन। सो इस ऊपर वाले फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप इसको लिख सकते हैं वन गैमा ऑफ वन। तो ये जो है अगेन इस वन की इक्वल आ जाएगा, गैमा ऑफ टू जो है वो वन की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली गैमा ऑफ थ्री आप इसको लिख सकते हैं गैमा ऑफ टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन टाइम्स गैमा ऑफ टू। इस तरह से उसने इसको आगे सॉल्व किए, कुछ रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं। एक मिनट, कहाँ पे? ये देख सकते हैं आप, गैमा ऑफ थ्री को उसने लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 4 जो है वो 3 फैक्टोरियल है, और गैमा ऑफ एन जो है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल है। इल्मी वाली बुक में भी ये चीज़ें वहाँ पे आगे MCQs उसने बनाए हुए हैं। अगर आप इसमें आगे अभी हमने क्योंकि अभी इसको क्वेश्चन नहीं देखे, बट इसमें आगे इसने MCQs डिफरेंट बनाए हुए हैं। गैमा ऑफ सम नंबर्स, गैमा ऑफ नंबर्स जो है वो MCQs बनाए हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। गैमा शॉर्ट MCQs इसके हवाले से बन सकते हैं। आगे दो स्पेशल टाइप के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये देखें ना, ये MCQs आए पड़े हैं डायरेक्ट इसके इल्मी वाली बुक में, तो पेपर के लिहाज से भी ज़रूरी हैं। तो ये याद ज़रूर रखें, गैमा ऑफ टू जो है वो वन है, गैमा ऑफ थ्री 2 फैक्टोरियल है। सिमिलरली आप गैमा ऑफ एन करते हैं तो वो n माइनस 1 फैक्टोरियल की इक्वल आ जाता है। गैमा ऑफ 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट पाई की इक्वल है। ये गैमा ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट पाई, गैमा ऑफ माइनस 1/2 इज़ माइनस 2 स्क्वायर रूट पाई। ये अगर बेसिक आपको पता है तो आप आगे किसी भी फंक्शन के ऊपर जा सकते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इसको अगर आप यूज़ कर लें। इससे एक्सरसाइज 5.3 के दो तीन क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मुझे 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़रा देखें 16 क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ नज़र आ रहा है तो मुझे बताएं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा जूम कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इंटीग्रल -1 to 8 क्वेश्चन है ना, ये है -1 to 8 dx ओवर x पावर 2/3 फर्ज करें। इसके कैसे सॉल्व करेंगे?
देखें अगर पुरानी प्रैक्टिस हो तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप फ़ौरन से ये करेंगे कि इसको पावर रूल लगा के इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। बट आपने इस चीज़ में गौर करना है कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है। कौन से पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है? 0 पे अनडिफाइन हो रहा है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको लेके चलना है। लिमिट आप करेंगे t अप्रोच 0 -1 टू t dx ओवर x पावर 1/2 है या फर्ज करें कुछ भी है, वो तो हमें इसमें क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, अभी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। दूसरी लिमिट t टू 8 dx ओवर x पावर 1/2। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना। गैमा फंक्शन आगे एक और मेथड में यूज़ होना है, इसलिए इसको होल्ड कर लें। ये चीज़ साइन p कॉस पावर q, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गैमा फंक्शंस यूज़ किया गया है। कहाँ पे था इसमें? ये देखें ज़रा, नज़र आ रहा है सबको क्लियर? जी सर। ये इसकी बात कर रहा हूँ। 0 to π/2 साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स गैमा ऑफ p + 1/2 गैमा ऑफ q + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गैमा ऑफ p + q/2 + 1। इसने इसी को यूज़ करते हुए आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। फार्मूला क्या है? 0 to π/2 साइन पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स dx is equal to gamma of p + 1/2 gamma of q + 1/2 divided by 2 times gamma of p + q/2 + 1। यही फार्मूला है। अब उसने एग्जांपल में आगे इसी को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 4x। देखें ना, अगर ये सिंपल वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो फिर तो ये लेंथी है, बट अगर ये पेपर में आ जाए इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन सोच समझ के दिया ना कि कोई शॉर्ट मेथड इसका होगा, तभी उसने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। तो ये इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि p की वैल्यू जो है वो 3 है और q की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4/2 और गैमा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गैमा ऑफ 4 + 3 7/2 और वो 7/2 जो है वो आ जाएगा। चलें इसको 7/2 + 1 ही लिखें, ओके। इसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। एक मिनट ज़रा देखिए ना, गैमा 4/2 क्या लिखा जा सकता है? गैमा 4/2 जो है वो गैमा ऑफ 2 हो जाएगा। गैमा ऑफ 5/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गैमा ऑफ 7/2 + 1। आपको ये रिज़ल्ट माइंड में रखना चाहिए। रिज़ल्ट अब के ऊपर हम क्या करके आएंगे? x टाइम्स गैमा ऑफ x इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ x + 1। x + 1 की फॉर्म में लिखें और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास है गैमा ऑफ 2। गैमा ऑफ 2 को आप लिख सकते हैं गैमा ऑफ 1 + 1 गैमा ऑफ ये इसको हम लिख सकते हैं, आप लोगों ने कोई मैसेज किया? अच्छा,
गैमा ऑफ 2 को और गैमा ऑफ 1 + 1, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हैं 3/2 गैमा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7/2 इंटू गैमा ऑफ 7/2। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है ये 1 इंटू गैमा ऑफ 1 हो जाएगा। इसी तरह 3/2 जो गैमा के अंदर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं गैमा ऑफ 1/2 + 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये 7 आ जाएगा और ये 7/2 को आप क्या लिख सकते हैं 5/2 + 1। ये गैमा ऑफ 1 ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 1 है। 3/2 गैमा ऑफ 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, 1/2 गैमा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 7, इसमें से 5/2 बाहर आ जाएगा, गैमा ऑफ 5/2 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3/4, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट पाई आ जाता है, गैमा ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट पाई ऊपर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 5s और 35/2, और इसको 5/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 + 1। फर्दर ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ अब चलता रहेगा, इसमें तो अब फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाई 35/2 इंटू 3/2 गैमा ऑफ 3/2। अब मैं इसको मज़ीद जो है वो कैलकुलेशन में नहीं लेके जा रहा, मैं शॉर्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। 35 इंटू 33105/4, और इधर से जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट पाई, क्योंकि इधर से 3/2 आप इसको 1/2 इंटू स्क्वायर रूट पाई, 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/2 का जो गैमा फंक्शन है वो स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट पाई और ये स्क्वायर रूट पाई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या है 105 डिवाइडेड बाई 8, रेसिप्रोकल कर सकते हैं आप लोग, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर 105। ये इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मैं समझाना ये था कि ये MCQ जो है बन सकता है इस लिहाज से, गैमा फंक्शन के इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs बन सकते हैं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस आ जाती हैं इसमें। इसके क्वेश्चन मौजूद हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में, उनको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जो क्वेश्चंस आपके हैं 0 to π/2 वाले, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें इसके अंदर से। इसके बाद आप आ जाएं, ये तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, आप न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। प्लेन कर्व्स, ये इसमें पैराबोला और एलिप्स आप लोग उधर देख चुके हैं, मैं आप लोगों को वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसके वीडियो शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। इसमें जो फार्मूलाज याद करने वाले हैं वो टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू द एलिप्स, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, उसके फार्मूलाज जो हैं वो याद करने वाले हैं कि वो अगर आपको फ़ौरन से कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, वो फ़ौरन से आप कैसे बता सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस आप कैसे कर रहे होते हैं, अब ये सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट भी है। सेकंड ईयर का देखें, आप बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, अगर आपके पास एक पॉइंट XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फ़र्ज़ करें XY, ये ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसके ये जो लेंथ है ये y है, और इधर से ये वाली जो लेंथ है इसकी ये x है। आप चाहते हैं कि अब इसको आप रिलेट कर लें यहाँ पे किसी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स HK हैं आप चाहते हैं कि इसको इसके साथ रिलेट कर लें, तो बेसिकली आपने क्या कर देना है, आप करना ये चाहते हैं कि इसके जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसकी लेंथ में से h माइनस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस लेंथ को स्किप करना चाह रहे हैं। तो इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स इसके आ जाएंगे x माइनस h। दूसरा कोऑर्डिनेट देखें, दूसरे कोऑर्डिनेट जो इसकी वर्टिकल लेंथ है उसको भी आप क्या करना चाह रहे हैं, उसमें से आप ये k लेंथ जो है ये माइनस करना चाह रहे हैं, k लेंथ माइनस करना चाह रहे हैं, तो इसके ये y माइनस k आ जाएंगे। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कैपिटल X Y, अगर उससे हम डिनोट करें तो वो x माइनस h
और कैपिटल वाई जो है वो वाई माइनस के, आप उसके एक्सिस जो है उसका जो ओरिजिन है उसको आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो डैश जो है उसको आप शिफ्ट कर रहे होते हैं। आगे इसी के लिहाज से ट्रांसलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस भी है। रोटेशन ऑफ एक्सिस में फार्मूला क्या है, मैं उसका सिंपल सा फार्मूला ही बता देता हूँ। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसमें हम रोटेट कर रहे होते हैं पॉइंट्स को, किसी नए ओरिजिन के अकॉर्डिंगली हम उसको रोटेट करना चाह रहे होते हैं। इसमें जो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। फार्मूलाज माइंड में रखें, सेकेंड ईयर के 4th चैप्टर के भी हैं और यहाँ पे भी इसमें आ रहे हैं। हाइपरबोला पैराबोला वो आपको पता है। हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स कौन कौन से हैं, y इज इक्वल टू बी ओवर एक्स, बी ओवर ए इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स इंटू एक्स। और अगर दूसरी टाइप के हाइपरबोला है तो उसके क्या होंगे, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही? बी ओवर ए एक्स होगा और एक स्क्वायर रूट में होता है। अच्छा, अगर सेकंड डिग्री आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो, आपने चेक करना हो कि वो लाइंस को इक्वेशन ऑफ दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे ही नहीं। अगर आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज़ इक्वल टू 0, अगर आपको ये इस फॉर्म में, जैसे सेकंड ईयर के 4th चैप्टर में भी ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आप इसमें वहाँ पे क्या काम करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। दोनों इसमें x और y की फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि दो लाइंस इसमें मौजूद हैं या नहीं। इसके चेक करने का फार्मूला क्या है कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें दो लाइंस हैं भी सही या नहीं, तो उसमें इसका फार्मूला है AHF आई थिंक, डायगोनल पे AHG, ये ट्रांसपोज इसका इक्वल आता है AHG, यहाँ पे BF F और यहाँ पे C। ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 आ जाए तो ये जो आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देन दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन represents pair of straight lines अब ऑब्वियसली इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए इसने जनरल डिफाइन कर दिया है कि आपके पास इससे अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वो इक्वल टू है वाई प्लस एच माइनस एच प्लस एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी और टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन यहाँ से बनती है वाई माइनस एच माइनस एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर बी इंटू एक्स। ये दोनों इक्वेशंस एक इक्वेशन बन जाएगी अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है वो 0 हो जाता है, ऑब्वियसली फिर एक इक्वेशन बन जाती है। और अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है वो लेस दैन 0 हो जाए तो ये इमेजिनरी लाइंस बन जाती हैं। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि कायोटा आ जाता है। टेंजेंट एंगल जो दो लाइंस के दरमियान है वो फाइंड करने का, दो लाइंस जो हमें पेयर ऑफ लाइंस हमें जो इससे मिलेंगी उन दोनों के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना हो उसका मेथड, उसका फार्मूला क्या है, एच स्क्वेयर माइनस ए बी 2 टाइम्स एच स्क्वेयर माइनस ए बी टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी।
आगे इसके 2-3 केसेस भी डिस्कस की गई, ये केसेस ज़रूर देख लें, वैसे हैं तो ट्रिवियल सी लेकिन इसको याद ज़रूर कर लें। ये वाले 3 केसेस हैं। मेजर ऑफ द थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिवन बाय दिस, द 2 स्ट्रेट लाइंस आर राइट एंगल। दोनों जो लाइंस होंगे वो राइट एंगल होंगे। अगर a प्लस b जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी बन जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो 2 लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर इसमें नोमिनेटर 0 हो जाता है, h² माइनस a भी 0 हो जाता है, तो फिर क्या है, एंगल आपका 0 हो जाएगा और एंगल 0 होने की वजह से 2 लाइंस क्या हो जाएंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ये वो बात करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये 2-3 रिजल्ट ज़रूर देख लें इसमें। रोटेशन ऑफ एक्सिस में अभी आपको फार्मूला उधर से बता चुका हूँ कि एक्स डैश या एक्स कैपिटल उस पर लिख लें। एक्स डैश जो है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अभी आपको उधर से बता चुका हूँ। अच्छा जी, यही जो इक्वेशंस हैं, अगर इनमें हम h² माइनस ए बी को चेक कर रहे हैं, अगर ये कोनिक इक्वेशन, कोनिक जो की जनरल फॉर्म जो है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसमें अगर हम ये बनाते हैं h² माइनस ए बी जो बनाते हैं, अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर ये क्या बनती है, हाइपरबोला बनती है। लिख लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें, तभी माइंड में बैठती हैं। अगर यही जो ऊपर हमने जनरल फॉर्म लिखी हुई है, अगर इसमें h² माइनस ए बी जो है ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या बनती है, हाइपरबोला बनती है। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद आता है, ये मैंने MCQ किसी में देखा है, FPSC में देखा है या PPSC में देखा है, किसी जगह मैंने ये MCQ ज़रूर देखा है। एक केस वहाँ पे पूछा गया था कि ये क्या चीज़ बनती है। जनरल इक्वेशन लिखी हुई थी और पूछा गया था कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्स है। अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये क्या बनता है, पैराबोला बन जाती है। और जनरल इक्वेशन ऊपर मैंने आपको लिख के दे दी थी, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसके जो 6.1 के तो ये पहले पेज पे तमाम क्वेश्चंस हैं, इसी के हवाले से हैं। आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का। इधर आप राइट साइड वाले जो पेज है इसके ऊपर अगर आप देखते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कंसेप्ट आ जाता है। टेंजेंट आपको ऑब्वियसली पता है कि कर्व के ऊपर हम ड्रा करते हैं, जो भी किसी भी पॉइंट पे हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर जो आंसर आता है डेरिवेटिव का, वो क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। टेंजेंट की टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। उसका आगे केसेस डिस्कस किए गए हैं। पैराबोला के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन किस तरह से है, हाइपरबोला के ऊपर किस तरह से है, और जो एलिप्स है उसके ऊपर कैसे हम उसको लिख रहे हैं। यहाँ पे फार्मूलाज थे, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर पैराबोला है आपके पास y² इज इक्वल टू 4ax, जैसे ऊपर लिखी हुई है y² इज इक्वल टू 4ax, उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे है, y² इज इक्वल टू 4ax। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। उसके बाद इलिप्स के लिए x² प्लस y² ओवर, ये इसकी इक्वेशन क्या है, अगर आपके पास ये इलिप्स x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इसके लिए इलिप्स जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है x1 ओवर a प्लस y1 ओवर b² इज इक्वल टू 1। अगर
हाइपरबोला है ये वाली, तो इसके लिए एलिप्स की इक्वेशन बीच में माइनस आ जाता है, बाकी वही रहता है y1 ओवर a स्क्वायर माइनस x1 y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फार्मूलाज हैं, MCQs अगर आ जाते हैं इसके लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। पैरेलल इक्वेशन आप लोगों को जो है BSc में पढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है, बट ये मैंने कभी इसके हवाले से कोई ख़ास क्वेश्चन किसी जगह पे नहीं देखा। काफ़ी मैं दे चुका हूँ टेस्ट, बट मैंने किसी जगह इस हवाले से कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं देखा। नॉर्मली जी जो आपका BSc का 6 चैप्टर है, वैसे आप लोग BSc जब कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मैंने बहुत कम देखा है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो या टीचर्स पढ़ा रहे हो। अच्छा जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, आप 2-3 जब सब्जेक्ट्स में डिस्कस करके आ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स में भी आप डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर से रेक्टेंगुलर में कैसे जाना है, रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे जाना है, यही फार्मूलाज आप यूज़ करते हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x होता है। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। इसी से आगे ये जो फॉर्म्स बन जाती हैं, अभी मैं वही डिस्कस कर देता हूँ। r इज इक्वल टू a साइन थीटा, देखें ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू, वैसे सिंपल a, एक मिनट सॉरी ये r यूज़ कर रहा है, यहाँ पे r यूज़ कर रहा है। x इज इक्वल टू a आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। r यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेडियस को, या जो उस ओरिजिन, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, टेन थीटा यहाँ पे किसकी इक्वल होता है वाई ओवर एक्स। और अभी जो इसमें एक लिखा गया आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारी कोशिश यही होती है कि एक साइड पे आर का स्क्वायर बना लें, तो यहाँ पे हम अगर दोनों साइड्स पे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए साइन थीटा, तो ये आपको पता है आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ये क्या चीज़ बनती है, कोई बता सकते हैं मुझे आप में से? सर्कल बनता है जी, सर्कल बनता है, सेंटर 0 0 और सेंटर चेंज होगा अक्सर। एक्सिस से किया सिंपल, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट देखें ना, ए वाई इधर आ जाएगा तो हमें उसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। जी जी सही। बाकी लोग भी क्लास में मौजूद हैं? जी सर। इसके लिए ये क्वेश्चन जो पोलर से रेक्टेंगुलर में जाने के लिए ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर ट्राई करें। 6.3 के जो 1 से 8 तक क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि इनमें पोलर से रेक्टेंगुलर में आप कैसे जा सकते हैं। पैराबोला की जो इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो है r इज इक्वल टू 2a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी इक्वेशन है r इज इक्वल टू माइनस 2a ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली आगे एलिप्स और हाइपरबोला, और एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी आगे इक्वेशंस के मैंने l ओवर r इज इक्वल टू 1 माइनस e कॉस थीटा यहाँ पे के मैंने
नॉर्मली जो MCQ इस हवाले से बन सकता है कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो उसमें से सेंट्रिसिटी और B और A कोऑर्डिनेट्स अगर आपको कहे जाएँ कि वो या फोकस पूछा जाए तो वो आपको यहाँ से चेक करना होगा कि कैसे फाइंड करना है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। यही चीज़ आगे भी डिस्कस की गई है। काफ़ी रिज़ल्ट्स हैं बट मैंने कभी इस तरह के रिज़ल्ट्स देखे नहीं हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। एक ये कार्डाइड जो बनती हैं इस टाइप की, R = A × 1 - cos थीटा, इसकी फ़िगर्स जो हैं वो ज़रूर आप माइंड में रखें। A × 1 - cos थीटा इस टाइप की जो आ जाते हैं, इनकी फ़िगर ज़रूर माइंड में रखें। ये इस टाइप की फ़िगर इसकी बनती है, A इस तरह करके। अब A इसमें क्या आ रहा होता है, वो टोटल लेंथ आ रही होती है, R जो आ रहा होता है उसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ये जो इसके बारे में मैं आपको सिंपल सी ट्रिक ये बता देता हूँ। जब cos 2 थीटा आ जाता है, ये फूलों की पत्तियाँ एक किस्म की बनती हैं, बट ये बनती कैसे हैं, दो की मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अरसा हुआ है ये पढ़े हुए। जब आपके पास cos मींस 2 थीटा या इवन नंबर यहाँ पे आ जाता है, पहले तो ये ध्यान में रखें कि जब cos आ जाना है तो ये जो फूलों की जो पत्तियाँ बन रही हैं ये एक्सिस के ऊपर बननी है, इस जगह पे बननी है, इस जगह पे बननी है, ठीक है। और यहाँ पे जितना इवन नंबर आ रहा होगा उतनी ही बन रही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं बन रही होंगी। फिर जब आप साइन की शक्ल में आ जाते हैं, साइन की शक्ल में जब आप आ जाते हैं तो इस केस में आपकी जो पत्तियाँ बन रही होती हैं, जो ये यहाँ पे बन रही होती हैं, इस जगह एक्सिस के ऊपर नहीं बन रही होती, इस तरह करके यहाँ पे बन रही होती हैं। यही दो इनके मेन डिफरेंसेस हैं। इसमें डबल बन रही होती है, यहाँ पे 2 है 2 ही बनेंगी, यहाँ पे 2 है तो वो डबल बन जाती है, 4 बनती हैं। साइन के केस में डबल होती हैं और कॉज के केस में एज इट इज़ आ जाती हैं। ये दोनों एग्जांपल्स इसी के हवाले से डिस्कस की गई हैं। R² = A cos 2 थीटा यहाँ पे डिस्कस किए गए, और साइन 2 थीटा के इधर से ड्रा किए गए, यहाँ पे ड्रा किया गया। और इसमें देखें ना, अगर आप cos थीटा की ये वाली देखते हैं तो ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एंगल स्टार्ट हो रहा है -π/4 से +π/4 तक, और यहाँ फिर कहाँ से स्टार्ट होता है, इस एंगल को क्या कहेंगे 3π/4, और यहाँ कहाँ पे जाके एंड होता है, आई थिंक सो इसको 5π/4 कहेंगे। बट साइन के केस में क्या होता है, साइन का ये स्टार्ट होता है 0 से π/2, फिर π/2 से ये आ जाता है पाई तक, फिर पाई से 3π/2, और फिर 3π/2 से 0 तक। इसमें आप नॉर्मली जब इंटीग्रेट, आगे हमने इंटीग्रल के लिए भी इसको यूज़ करना है ना, जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा होता है 0 to π/2 उसको इवेल्यूएट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इधर हम क्या कर रहे होते हैं, इधर हम ये कर रहे होते हैं कि -π/4 से +π/4 तक इसको इवेल्यूएट करते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई/2 कर देते हैं, क्योंकि वो सिमिलर शेप बन रही होती है। दूसरी साइड पर भी हम उसको जो है सिमिलर शेप करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो उस एरिया जो है वो डबल या ट्रिपल या 4 टाइम हो रहा होता है। लेमनस्केट ये वाली बन रही है R = 1 - 2 sin थीटा। ऊपर मैंने 1 - 2 cos थीटा की बताई थी, ये वाली 1 - 2 cos थीटा या 1 - cos थीटा। और ये जो cos की है वो अराउंड आपकी क्या बन रही है, x एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है, और जो साइन वाली है वो किसके अलॉन्ग बन रही है, y एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है। आगे आ जाती है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे इनको कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इन चीज़ों को कभी नहीं देखा, ना पढ़ने और टेस्ट देने के बाद, इसलिए मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। एसिम्पटोट्स हम उधर मैं आपको बता चुका हूँ, 2 किस्म के एसिम्पटोट्स जो हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
थर्ड जो एसिम्पटोट है वो मैंने बहुत कम देखा है कि थर्ड वाला जो एसिम्पटोट आपको बीएससी में डिस्कस करवाया जाता है, बहुत कम मैंने क्वेश्चंस में देखा है उसको। पढ़ाया तो जाता है बीएससी लेवल पे, बट मैंने इसको जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो थॉमस कैलकुलस है वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम डिस्कस की जाती है। मैंने बीएससी में तो पढ़ाया हुआ है, बट बीएस में ये कभी नहीं आया किसी जगह पे। मैक्सिमा और मिनिमा इधर से टॉपिक स्टार्ट हो गए। दूसरे कैलकुलस में हम इसको चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप इसमें से मुझसे पूछ सकते हैं। मैक्सिमा कैसे फाइंड करना है, मिनिमा कैसे फाइंड करना है, वैसे तो हम उधर से देख चुके हैं। कनकेविटी यहाँ पे आ गई, कनकेविटी थॉमस कैलकुलस में हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे हम देख चुके हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और जो क्रिटिकल पॉइंट है इसी में आके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन फिर से देख लें। पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी ऑन अ कर्व इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एफ इज कन्वेव अप ऑन वन साइड एंड कनकेव डाउन ऑन द अदर साइड एंड एफ डैश इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, कि जहाँ से कनकेविटी चेंज हो रही हो और उस दूसरी क्या है कि उस पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हो, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में जो फार्मूलाज यूज हुए हैं एसिम्पटोट से रिलेटेड वही थर्ड फॉर्म के होते हैं? हाँ वही, वो जो कोई भी उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट कहते हैं, या इस तरह का कोई थर्ड टाइप एसिम्पटोट उसको कहते हैं। वो नहीं करने जस्ट दो हम जो हम टाइप करते हैं। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्ड प्रॉब्लम्स पे इसकी एप्लीकेशंस आ गए हैं तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। ये चीज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने एरिया कैसे फाइंड करना है। अगर आपको फंक्शन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इस टाइप की जब गिवन है, तो आपने वहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करना है। आपको लिमिट्स उससे फाइंड करनी होगी और फिर उसमें आपने जो फंक्शन लेना है वो क्या लेना है, आर का स्क्वायर कंसिडर करना है, आर स्क्वायर डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट से आपने उसको इंटीग्रेट करना है। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ। अब इसमें ये क्योंकि सिंपल आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो आप इसको तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वाई आप एलिमिनेट कर लें और उसको 4 टाइम्स कर लें, सर्कल है बेसिकली आपके पास, तो आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लें और उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा इस मेथड से। बट अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाए तो उसमें आपने लिमिट्स फाइंड करनी होती हैं। अब देखिए ना, इसमें आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल आर साइन थीटा। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, उसमें से इसको ज़ीरो पुट करना होता है कि ये ज़ीरो कहाँ कहाँ पे हो सकता है इस इंटरवल। वैसे इसने दूसरा मेथड यूज़ किया है 0 to r उसको करके और थीटा और वो पुट करके लिमिट्स इसी लिहाज से चेंज कर दी हैं। अब इसकी देखें ना, लिमिट्स आप लोगों को याद रखनी होंगी इसमें, क्योंकि ये आपका कार्डाइड जो है वो कंप्लीट सर्कल को एक किस्म का जाए, कंप्लीट लूप उसका आ जाता है ना। तो कंप्लीट लूप के लिए आपकी जो सिंपल लिमिट्स है थीटा के लिए वो क्या हुए 0 to 2 पाई है ना, कंप्लीट रोटेशन के लिए।
तो आपने वही यूज़ करनी है। अब ये देखें, मैं जो लूप की बात कर रहा था वहाँ पे ए साइन 2 थीटा आपके पास आ गया, ए साइन 2 थीटा। तो एरिया आपने एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है, वन लूप, एक लूप अगर आपके पास है तो उसका एरिया अगर आपने फाइंड करना हो। तो मैंने ऊपर आपको एंगल्स वहाँ पे बता दिए हैं कि एंगल्स आपके क्या बन रहे होंगे। अगर आपका वन लूप है तो वो 0 to π/2 होगा, अगर आपके 2 लूप्स हैं तो वो 0 to π/2 और उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। 3 लूप्स हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 लूप्स हैं, 4 लूप्स का एरिया का आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें। बेसिक लिमिट आप 0 to π/2 यहाँ पे रख सकते हैं और उसको आप इवेल्यूएट कर लेंगे आगे। जैसे सिंपल कार्टेशियन में हमने बिटवीन द कर्व्स एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनके इन बिटवीन जो एरिया आ रहा होता है हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ही आपने r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा आपको गिवन है और दूसरा आपको कहा गया एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन r इज इक्वल टू a है। r इज इक्वल टू a जो है वो एक सर्कल है बेसिकली। तो आपके पास देखें r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा और r इज इक्वल टू a, इन दोनों के दरमियान में आपने एंगल एरिया फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान में एरिया क्या होगा। इस बेसिकली इसके इनसाइड और इस सर्कल के आउटसाइड आपने बताना है कि एरिया क्या होगा। तो दोनों का आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और वहाँ से आपको r और थीटा मिल जाएंगे, r और थीटा आपको दोनों के मिल जाएंगे। सॉल्व मतलब इंटीग्रेट करना है इन्हें, क्या चीज़? हाँ, एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए इंटीग्रेट करना है दोनों के इन बिटवीन। ये इसने शेड भी किया हुआ है, दो सर्कल, ये दोनों सर्कल्स है ना, r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा और r इज इक्वल टू a। r इज इक्वल टू a जो है इस सर्कल का रेडियस a स्क्वायर है और r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। इसको भी अगर आप सॉल्व करें, इसने a सर्कल ही, इसका रेडियस भी a ही दिया हुआ है, दूसरे सर्कल का रेडियस भी a ही दिया हुआ है। एरिया कॉमन टू द कर्व्स, अगर लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है तकरीबन। दोनों का कॉमन जो पॉइंट है आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मींस थीटा फाइंड करना है दोनों को। आर देखें ना, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल रख लें। 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 6 cos थीटा और वहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दो वैल्यूज़ आएंगी ऑब्वियसली, एक π/3 आएगी और दूसरी -π/3 आएगी। यही इसने आगे सॉल्व करके दी हुई है। इनमें आपको बेसिक मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर होना चाहिए। आगे आप इसमें फार्मूलाज याद रखें, क्वेश्चन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। लेंथ ऑफ आर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, इसमें लिमिट किस तरह ले रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही, -π/3 और π/3। ये क्वेश्चन देखें ना, r इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा, r इज इक्वल टू 6 cos थीटा। r इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा और दूसरा गिवन है r इज इक्वल टू 6 cos थीटा। इसने कहा है कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अगर आप इसको 1 इक्वेशन नंबर कह देते हैं, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, तो दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा। इसको इधर लेके आए तो ये आ जाता है 4 cos थीटा इज इक्वल टू 2 और cos थीटा किसकी इक्वल आ जाता है, 1/2। अब अक्सा cos 1/2, cos पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। फर्स्ट में अगर है तो थीटा क्या आएगा, π/3 जो कि 60 डिग्री है, ठीक है, π/3। और अगर फोर्थ में है तो फोर्थ में आप इस थीटा को क्या कंसिडर करेंगे, -π/3, ठीक है। अब π/3 के कोरस्पॉन्डिंग आप r यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। r क्या आ जाएगा, 6 ×
1/2 ऐसे ही है, तो आर क्या आ जी जाएगा, सर। 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के केस में R3 ही आना है, बट एंगल जो है वो डिफरेंट है, तो उसने आगे कोऑर्डिनेट्स बना के लिखे हुए हैं 3π/3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 - π/3, क्योंकि आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेशन क्या होती है, r थीटा होती है। तो r, थीटा और r, थीटा, यही देखें उसने बनाया हुआ है 3π/3 और 3 - π/3। जी सर। ठीक है, बेसिकली आपने दोनों कर्व्स को इंटरसेक्ट करना होता है, उनके बिटवीन जो कॉमन एरिया आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए दोनों का आपने इंटरसेक्ट करना होता है कि वो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके दरमियान वाला एरिया फाइंड कर लेना है। आर्क लेंथ हम उधर देख चुके हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हम उधर देख चुके हैं, और जो उसमें है पैरामीट्रिक फॉर्म में भी देख चुके हैं, फार्मूला सारे उधर देख चुके हैं, मैं इसको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कर्वेचर डीजी में भी डिस्कस करना है हमने, लेकिन इसके फार्मूलाज अगर आप यहीं से ही देख लगते हैं ना, तो आपकी डीजी जो है वो 50% कवर हो जाती है। कर्वेचर का जो फंक्शन की शक्ल में फार्मूला है, एक मिनट, इसमें काफ़ी मुश्किल बना देता है ये बुक वाला, कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी मुश्किल बना देता है। बहुत सिंपल से इसका फार्मूला है, जो अभी एमफिल का टेस्ट हुआ है कायद-ए-आज़म का, MCQ बेस्ड हुआ था, उसमें सर्कल का कर्वेचर पूछा गया था। फार्मूला मैं देखना चाह रहा हूँ जो इजी वाले हैं ना, ये फार्मूला है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं सिंपल कार्टेशियन में देखना चाह रहा था, इसमें नहीं है, तो फिर थॉमस में मैं आपको ये चीज़ करा दूंगा, वहाँ पे बहुत इजी वे में फार्मूलाज इसमें इजी वे में लिखा हो ना, तो वो बहुत फ़ायदा देता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला यहाँ से देख लें, y' 1 + y' होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y'। MCQs हैं ये सारे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। देखिए ना, y = x³ @ 0.1, अगर आपको 0.11 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने को कहा जाए। ऑस्कुलेटिंग प्लेन और ऑस्कुलेटिंग सर्कल मैं आपको उधर थॉमस वाली बुक से करवाऊंगा। इन्वेलप्स और एवोल्यूट्स हैं, उसको बेशक स्किप कर सकते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं थॉमस कैलकुलस पे। आप लोग जो है यहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक ले लें, वैसे भी अक्सा के अलावा तो मुझे यही लग रहा है कि बाकी ब्रेक पे ही हैं। 10 मिनट की ब्रेक लें और फिर हम वापस आते हैं।